हेलो, गुड मॉर्निंग, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम 8 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे नजर डालेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज शुरू करेंगे, वो है आपका वसुंधरा सम्मान। तो हाल ही में 22वां वसुंधरा सम्मान दिया गया है। तो हम देखते हैं वसुंधरा सम्मान क्या होता है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वसुंधरा सम्मान जो है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जिस वर्ष हमारा राज्य जो है अस्तित्व में आया, उसी वर्ष से ये सम्मान दिया जा रहा है और इस वर्ष जो सम्मान दिया गया ये जो है आपका 22वां वसुंधरा सम्मान था। तो आप देख सकते हैं ये किसको दिया गया, अगर ये पूछा जाए आपसे तो श्री लीलाधर मंडलोई जी को यह सम्मान दिया गया। ये तस्वीर है, मुख्यमंत्री जी इनको ये अवार्ड दे रहे हैं। प्रतिवर्ष ये अवार्ड दिया जाता है, अब मोस्टली 14 अगस्त को ही दिया जाता है, 14 अगस्त, 15 अगस्त से एक दिन पहले। तो लीलाधर मंडलोई जी का नाम याद रखेंगे। मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है, मगर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अगर आपसे प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में नहीं भी पूछता है तो आप मेंस जैसे एग्जाम में इसका उपयोग कर सकते हो। दूसरा अगर देखें तो इसका आयोजन जो है संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है और साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया। वसुंधरा सम्मान किसकी याद में दिया जाता है, अगर ये पूछे तो ये सम्मान जो है स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में दिया जाता है। ये तस्वीर लगी हुई उनकी, स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे। अब ये कौन थे, अगर हम देखें तो ग्रामीण पत्रकारिता के पुरोधा थे, ये समाज सुधारक थे। इसके अलावा बलि प्रथा, छुआछूत, जात पात का इन्होंने सख्त विरोध किया। इसके अलावा अगर याद करने में आपको तकलीफ है तो मैं बता दूं, वर्तमान जो हमारे कृषि और सिंचाई मंत्री हैं, वर्तमान जो हमारे पंचायत मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनके ये पिताजी भी थे। ठीक है। इसके अलावा इसका महत्व अगर हम समझे इस अवार्ड का, वसुंधरा सम्मान का, तो पूर्व में यह सम्मान जो है रमेश नैयर और श्यामलाल चतुर्वेदी जैसे ख्याति प्राप्त साहित्यकार और पत्रकारों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो आपसे सवाल कैसा पूछेगा कि 22वां वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लीलाधर मंडलोई। ये इनकी तस्वीर है, ये दोनों चीज याद रखें। इसका क्रम अगर पूछा तो ये 22वें नंबर का था। इतना ही फैक्ट था इसमें पहले टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। फिर से आप सबका फेवरेट आ गया, आत्मानंद स्कूल एवं कॉलेज। स्कूल के बारे में तो हम सुनते ही आए हैं। पहले के करंट अफेयर्स में हमने देखा भी कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी सबसे पहला हमारा रायपुर में स्टार्ट किया जा रहा है। तो अब आत्मानंद स्कूल से संबंधित क्या और अपडेट्स आए हैं उसको देख लेते हैं। 15 अगस्त गुजरा है हाल ही में, तो कुछ नए घोषणाएं की गई हैं, जिसमें सबसे पहली घोषणा तो यह है कि अब अगले शिक्षा सत्र से पहले लगभग टोटल 422 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम विद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा। ये 422, ये संख्या याद रखेंगे। 422 में से 252 स्कूल जो है आपके बस्तर और सरगुजा संभाग में होंगे। तो 250 स्कूल हैं, टोटल 252 आउट ऑफ 422। ये कहाँ होंगे, तो बस्तर और सरगुजा संभाग में होंगे। वर्तमान में अगर आत्मानंद स्कूलों की संख्या देखें तो ये 279 है। कितना है, 279। अगर इसमें देखें तो 32 जो है आपके हिंदी माध्यम के आत्मानंद स्कूल हैं और 247 जो है ये आपके अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं। अगर आप में से किसी ने पहले के करंट अफेयर्स देखोगे तो आप बता सकते हैं कि पहला हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल कहाँ खोला गया, तो वो भी रायपुर में ही खोला गया है। मायाराम सुरजन जो है वो पहला हिंदी माध्यम का आपका आत्मानंद स्कूल है। और टोटल अंग्रेजी माध्यम में देखें तो 247 है। वर्तमान में कुल संख्या जो है 279 है। आने वाले शिक्षा सत्र तक ये संख्या 422 होगी और उसमें से बस्तर और सरगुजा दो संभाग में मिला करके 252 नए स्कूलों को आत्मानंद स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। ये तो था स्कूल से रिलेटेड फैक्ट। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका दंतेवाड़ा जिला से रिलेटेड। तो दंतेवाड़ा जिला में क्या किया जा रहा है कि जितने भी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इन सभी को जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल या फिर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में बदला जाएगा, जहां पे दोनों ही माध्यम में पढ़ाई कराई जाएगी, इंग्लिश और हिंदी। तो जिले का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, दंतेवाड़ा जिला। यहाँ के सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे
स्कूल्स की। अब बात करेंगे हम स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय मतलब स्वामी आत्मानंद कॉलेजेस की। तो 15 अगस्त को ही हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि आने वाले शिक्षा सत्र में स्कूलों के बाद अब छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। तो इस वर्ष अगर हम देखें तो प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र यानी कि जून 2023, अगले शिक्षा सत्र जून 2023 तक के राज्य के प्रमुख नगर मतलब जितने भी मेन सिटीज हैं वहां पे अगर हम देखें तो कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोल दिए जाएंगे। और अगले 3 सालों में अगर देखें तो सभी जिला मुख्यालयों में जो है आपके ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोल दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस की अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई, तो आप जितने भी अब नए बच्चे निकल करके आएंगे आत्मानंद स्कूल से अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के, उनको भी आगे पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस की जरूरत होगी। और आप में से अगर कोई अंग्रेजी माध्यम का छात्र होगा तो उनको पता होगा कि बीए बीएससी जैसे पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं थी। पहला कॉलेज वर्तमान में इसी सत्र से चालू किया गया है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। और आगे आने वाले समय में भविष्य के में बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए इन कॉलेजेस को खोलने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये दोनों शिक्षा से संबंधित अपडेट था। तीसरे टॉपिक पे चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नारायण चंदेल। नारायण चंदेल होंगे राज्य के नए नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन लीडर। ये कौन है क्या है वो देख लेते हैं। तो जांजगीर चांपा से भाजपा विधायक हैं, ये तस्वीर लगी हुई इनकी देख सकते हैं आप। ये राज्य के छठे नेता प्रतिपक्ष होंगे, 6वें नंबर के नेता प्रतिपक्ष होंगे। सारा क्रम हम अभी देखेंगे, पहले कौन थे और अभी वर्तमान में तो नारायण चंदेल जी हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स बता दूं कि ये तीसरी बार विधायक बने हैं। पूर्व में ये जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आपका ओबीसी आयोग जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम अगर पूछे तो नारायण चंदेल। कूट बना के बोलता है कि अगर इनके बारे में एक फैक्ट देता है कि ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो आपको सही लेना है। 2010-11 के बीच में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। देखिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहां एक अध्यक्ष भी होता है, एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो आप में से सबको पता ही होगा अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो चरणदास महंत। ऐसे ही ये जो है 2010 और 11 के बीच में विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम है मनोज मंडावी, जो कहां से है, जो भानु प्रतापपुर से हैं। अब तक के सभी नेता प्रतिपक्षों के बारे में अगर हम देखें तो आप सबको पता होगा कि सन 2000 से 2003 तक के अजीत जोगी जी की मंत्रिमंडल थी और उसमें आपके नेता प्रतिपक्ष कौन हुए या फिर राज्य के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन हुए, तो वो है आपके नंद कुमार साय, जो आगे चल करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने। दूसरे नंबर के अगर हम नेता प्रतिपक्ष के बारे में देखें तो वो थे महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। और मैंने पहले के वीडियो में उनके हालिया विमोचन जिस बुक का किया गया महेंद्र कर्मा जी के बारे में, जिनका नाम है बस्तर टाइगर, किताब का नाम भी बस्तर टाइगर, उसके बारे में मैंने बताया है। तीसरे जो नेता प्रतिपक्ष थे वो है रविंद्र चौबे, जो वर्तमान में मैंने पहले स्लाइड में बताया कि कृषि मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं और अब टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद रविंद्र चौबे जो है अब पंचायत मंत्री भी हैं। और चौथे नेता प्रतिपक्ष कौन थे अगर देखा जाए तो टीएस सिंहदेव, अब वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। 5वें नंबर के आपके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिनको हाल ही में इस पद से हटाया गया। और अब जो है वर्तमान नेता प्रतिपक्ष अगर देखा जाए तो नारायण चंदेल। नेता प्रतिपक्ष का अगर हम कद देखें तो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही उनका दर्जा होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे ही उनको सेवाएं मिलती हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा इनका दर्जा होता है, उनके बराबर की इनकी सैलरी होती है। हर एक इंपॉर्टेंट पद होता है। अपोजिशन जो सबसे बड़ी अपोजिशन होती है उसी के लीडर को ही नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाता है। तो ये तीसरा टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। नारायण चंदेल, ये नाम आप याद रखेंगे। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्वास्थ्य से संबंधित ये टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अब जो है कैडेवर ट्रांसप्लांट को मंजूरी दे दी गई है। कैडेवर ट्रांसप्लांट क्या होता है? ऐसे मरीज जो ब्रेन डेड हो चुके हैं उनके बॉडी पार्ट्स को दूसरे जरूरतमंद मरीजों तक हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं उनके परिजनों से परमिशन लेकर के, इसी को कैडेवर ट्रांसप्लांट बोला जाता है। राज्य बनने के बाद पिछले 22 सालों में ये पॉलिसी अभी तक राज्य में नहीं आई थी, पहली बार इसको मंजूरी दी गई है। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं कि क्या क्या होता है।
तो छत्तीसगढ़ में कैडेवर ट्रांसप्लांट को मंजूरी, ये मैंने बताया कि मृतकों के अंग के दान की अनुमति दे दी गई है, यही कैडेवर ट्रांसप्लांट होता है। अब राज्य में ऐसे मरीजों के अंग का दान संभव हो पाएगा जो ब्रेन डेड हैं और उनके परिजनों से सहमति लेकर के यह कार्य किया जा सकेगा। ऑब्वियसली अगर कोई ब्रेन डेड हो गया है तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे हमें परमिशन लेना होगा और ये हम कर सकते हैं। देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ में पॉलिसी कैसी थी, अगर आप जीवित हैं और अपनी इच्छा से अपना अंग दान करना चाहते हैं अपनी डेथ के बाद, तो आप जीते जी ये चीज आप परमिट कर सकते थे, आप लिखित में दे सकते थे। लेकिन जो ऑलरेडी डेड हो चुका है, जो ब्रेन डेड हो चुका है और अगर उसके जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल हैं और उसको किसी जरूरतमंद को जरूरत है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि हम उसको ट्रांसप्लांट कर पाए, अभी पहली बार ये पॉलिसी लेके आई गई है। इस प्रावधान के बाद छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियाज, स्किन आदि जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित की जा सकेगी। सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इच्छुक अस्पतालों का दौरा किया जाएगा, एसओपी जांची जाएगी कि वहां पे पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, और फिर जो भी हॉस्पिटल इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे अगर वो इन सभी मानकों पे खरे उतरते हैं तो फिर उन्हें यह दर्जा दे दिया जाएगा। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट सेक्टर 9 का जो हॉस्पिटल है वहां पे इसी के तत्वाधान में जो है पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया है, उसको मान्यता मिलेगी। और वहां पे जो भी आग से जो जल जाते हैं मरीज, उनको स्किन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है ना, तो टिश्यू ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, तो उसकी जरूरत यहाँ से पूरी हो पाएगी। श्री सत्य साई अस्पताल जो नया रायपुर में है, आपके स्टेडियम के पास है, आप सबने देखा होगा, तो वहां पे हार्ट वाल्व ट्रांसप्लांट हो पाएगा। इसके अलावा जो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, रामकृष्ण और बालाजी, इन्होंने भी इसके लिए पंजीयन कराया हुआ है। और अगर हम देखें तो भारत में अगर हम अंगदान की स्थिति देखें तो प्रति लाख अगर ये रेशियो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कम है ये, जो कि एक चिंता का विषय है। और अगर एक फैक्ट अगर हम देखने को जाएं तो एक मृत व्यक्ति जो है ना 8 जरूरतमंद लोगों का जान जो है वो बचा सकता है, उनको जीवन दान दे सकता है। तो हमें इसे बढ़ावा देने की जरूरत है, इसके लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में जो है कैडेवर ट्रांसप्लांट को मंजूरी दी गई है। अगर भारत सरकार की तरफ से कोई एक्ट या कोई प्रावधान इससे संबंधित है क्या, अगर हम ये देखते हैं तो ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 अभी वर्तमान में एक्टिव है, जिसे एक बार 2011 में अमेंड किया गया था। इसे डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतनी सारी पॉलिसी से संबंधित चीजों को पढ़ के आपका काम चल सकता है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट था। अगला टॉपिक हम देखेंगे रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी। मैं इसको ऐसा समझता हूं कि 1 लाइनर क्वेश्चन कहीं पे बनने के लायक एक टॉपिक है क्या नहीं है, इसको हम समझते हैं। तो नया रायपुर में विद्युत उपकरणों, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी पार्ट्स होते हैं, उनके टेस्टिंग के लिए रीजनल टेस्टिंग लैब, क्षेत्रीय टेस्टिंग प्रयोगशाला की स्थापना होगी, जो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है। और जो आपकी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु है, दोनों के मध्य एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो ये क्या होता है क्षेत्रीय टेस्टिंग प्रयोगशाला, अगर हम इसको देखें तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके अलावा मीटर टेस्टिंग, रूटीन टेस्ट, ऑयल टेस्टिंग, मतलब बिजली से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनका टेस्ट एंड ट्रायल यहाँ पे किया जा सकेगा। और ये सेंट्रल इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी होगा। अभी तक क्या था इसकी व्यवस्था, अगर हमको ऐसा कोई भी टेस्ट कराना होता था तो हमें भोपाल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ये स्थापना जब हो जाएगी तो हमारे को फायदा क्या होगा, हमारे राज्य को क्या फायदा होगा, तो समय की बचत होगी और दूसरा राजस्व की बचत होगी। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रीजनल क्षेत्र, इस सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया गया, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इसका नाम है नवा रायपुर में ग्राम तेंदुआ में इसकी स्थापना की जाएगी। जमीन आवंटन कर दिया गया है और एमओयू जो है साइन हो गया है। तो इतने ही फैक्ट्स थे। आपसे पूछेगा रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी हाल ही में कहाँ स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो नया रायपुर के ग्राम तेंदुआ में। आपको बस इतना ही याद रखना है। और रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता क्या है, अगर ये देखा जाए तो वही है आपका ट्रांसफार्मर, मीटर टेस्टिंग आदि यहाँ पे हो सकता है, मतलब बिजली से संबंधित चीजों का हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। तो इतने ही फैक्ट्स थे। अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। अगला टॉपिक है अंकिता गुप्ता। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस फतेह करने वाली हैं, जो कि अब ये कर चुकी हैं। अंकिता गुप्ता से संबंधित
कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं, उसको हम देखते हैं। तो अंकिता गुप्ता निवासी कहाँ की हैं, रहने वाली कहाँ की हैं, तो कबीरधाम जिले की हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। 15 अगस्त को इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ये छोटी हो गया है, ये चोटी है, यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस में चढ़ाई की, वहां पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उसकी हाइट अगर पूछा जाए आपसे माउंट एल्ब्रुस की तो 5642 मीटर, 5642 मीटर। देखिए सबसे मजेदार फैक्ट है, 15 अगस्त को इन्होंने माउंट एल्ब्रुस के वेस्टर्न पार्ट में चढ़ाई की और अगले ही दिन 16 अगस्त को इन्होंने माउंट एल्ब्रुस के ईस्टर्न पार्ट में, जिसकी हाइट 5621 मीटर है, वहां पे भी चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की, वहां पे तिरंगा फहराया। पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनको जो है राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की हेल्प भी की गई और इन्हें ये तिरंगा भी प्रोवाइड किया गया था। आप ये फोटो देख सकते हैं जो यहाँ पे लहरा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार का ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, ये भी ये यहाँ पे इसका पोस्टर दिखाती हुई। तो ये अंकिता गुप्ता है, कवर्धा कबीरधाम की निवासी है, छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था राज्य से जितने भी पर्वतारोही हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछता रहता है, तो इसको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ करके रखें। आगे देखते हैं। तो जनवरी 2022 में इन्होंने लेह लद्दाख के कांगड़ी में लगभग 6000 मीटर ऊंचाई चोटी फतेह की थी और इनका अगला टारगेट अगर देखा जाए तो सातों महाद्वीप के चोटी पर तिरंगा फहराना है। ये जो सातों महाद्वीप हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया के 7 सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। व्यापम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है कि ये पीक या ये चोटी जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अगर अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका की बात करेंगे तो माउंट किलिमंजारो है, यहाँ पे किलिमंजारो। यूरोप की हमने बात कर ही ली, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस है आपका। इसके अलावा आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है और क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो अंकिता गुप्ता जी के बहाने हम देख लेते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स के सबसे हाईएस्ट पीक ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, और ये व्यापम के एग्जाम में कई बार पूछा जाता रहता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स अगर देखें, महाद्वीप देखें, तो अगर अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट किलिमंजारो। दूसरा अगर हम यूरोप, जहां पे अभी अंकिता गुप्ता जी ने फतेह हासिल की है, उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस। नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो माउंट डेनाइल या डेनाली बोल सकते हैं इसको, डेनाली या डेनाली। और साउथ अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो एकांका गुआ। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अंटार्कटिका। एशिया का तो आप सबको पता ही है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट और ये वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अंटार्कटिका का माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया का अगर देखें तो कोसिस्को, कोसिस्को। तो ये सातों जो है आपके वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक है। इसका नाम आपको याद रखना है। व्यापम के एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है, कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो ये नाम अगर आप कॉन्टिनेंट के साथ याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है और आपका 1 नंबर सिक्योर हो जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो सन 1994 से मना रहे हैं हम इसको। 1994 यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित ये एक दिवस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1994। अगर हम इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखें तो इस साल विश्व आदिवासी दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जो हमारी इंडिजिनस महिलाएं हैं उनका रोल के बारे में बात हुई है, संरक्षण और संवर्धन में किस चीज के, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। तो इतनी सारी चीजें हैं। पेशा अधिनियम हाल ही में डिक्लेयर किया गया, आप सबको पता है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का 7वां राज्य हो गया है जो पेशा संबंधित कानून अब बनाएगा। और इससे रिलेटेड एक और अपडेट निकल करके आया है कि 8 अगस्त को जो है इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। तो विश्व आदिवासी दिवस के बहाने आप सब इस चीज का भी रिवीजन कर लें कि राज्य में जनजातियों की स्थिति क्या है। आगे मैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर बताता चलता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन विवेकानंद स्टेडियम कोटा में किया गया।
खेल मड़ई में विशेष रूप से जो हमारी संरक्षित जनजातियां हैं, 7 जो हमारे राज्य की संरक्षित जनजातियां हैं, उनसे संबंधित जो उनकी पारंपरिक खेल कूद है, जैसे फुगड़ी हो गया, गेड़ी हो गया, रस्सा कसी, मटका दौड़, तीरंदाजी आदि का आयोजन किया गया। तो 2 दिवसीय अगर आपसे पूछा जाता है कि खेल मड़ई का आयोजन कहाँ किया गया, तो रायपुर में किया गया। किनसे संबंधित था अगर ये पूछा जाएगा, तो संरक्षित जनजातियों से संबंधित जो खेल कूद होते हैं उनको इसमें विशेष महत्व दिया गया। और संभवतः यह पहला मौका है जब इतने व्यापक स्तर पे ऐसा कोई खेल मड़ई का आयोजन, वो भी संरक्षित जनजातियों से संबंधित खेल कूद के मड़ई का आयोजन किया गया हो राज्य में। तो ये पहला मौका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सबको पता है कि लगभग 30% जनसंख्या हमारे राज्य की क्या है, तो वो एसटी पॉपुलेशन है। इसलिए एसटी से लोगों से संबंधित जितने भी अपडेट्स आते हैं एसटी पॉपुलेशन से संबंधित, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। तो अब संस्कृति से संबंधित, हमारे राज्य के संस्कृति से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट त्योहार हाल ही में बीते हैं, इसलिए इन सब के बारे में जानना जरूरी है। यह आपके कल्चर का पार्ट है, राज्य के कल्चर का पार्ट है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो सबसे पहला जो हम फेस्टिवल कवर करने वाले हैं ये है भोजली। तो आप सबको मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पता होगा कि भोजली कब मनाया जाता है। तो अगर हम देखें तो भोजली जो है भादो, जो जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भाद्र मास बोला जाता है, तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस को मनाया जाता है। देखिए हर मंथ जो है 2 पार्ट में बटा होता है। शुरुआत के 15 दिन को आप कृष्ण पक्ष बोल सकते हैं, और उसके बाद जो है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो अंतिम दिवस होती है उसको अमावस्या बोला जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो होता है उसे पूर्णिमा बोला जाता है। तो सावन माह के अंतिम दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन हमने रक्षाबंधन मनाया, और रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन भादो का महीना लग जाता है। तो भाद्र पक्ष प्रथम या फिर भाद्र माह के कृष्ण पक्ष प्रथम में भोजली दिवस जो है मनाया जाता है। इसकी तैयारी जो है सावन माह के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन से शुरू कर दी जाती है। तो शुक्ल पक्ष नवमी मतलब कि सावन माह के जो सेकंड क्वार्टर होता है उसमें ये इसकी तैयारी 90वें दिन से शुरू कर दी जाती है। तैयारी कैसे करते हैं, तो इस दिन महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, एक निश्चित स्थान पर बांस की टोकरी बनी होती है, उसमें मिट्टी भरा जाता है और उसमें कुछ बीज अंकुरित किए जाते हैं। वो बीज किसका हो सकता है, जैसे गेहूं हो सकता है उसमें, या फिर आप देख सकते हैं धान हो सकता है, जौ, गेहूं, धान या जौ, ये इनको उगाया जाता है। और वो जो टोकरी होती है उसको चुरकी कहा जाता है, चुरकी। और ये जो अंकुरित निकल करके आएगा अनाज, इसे ही भोजली बोला जाता है। तो बीज रोपण के पश्चात प्रतिदिन भोजली के बिरवा या फिर अंकुरण को ही बिरवा कहा जाता है, उसकी सेवा की जाती है। ऐसी भोजली के ऊपर हल्दी पानी भी छिड़का जाता है। प्रत्येक रात्रि में जो है सेवा गीत गाया जाता है। ऐसी मान्यता है लोगों के बीच में कि अगर भोजली अच्छे से उगेगा तो फसल भी उस वर्ष अच्छी निकल करके आएगी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन किया जाता है। देखिए नवमी, सावन के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन इसे उगा दिया गया। अब ये 9-10 दिनों में उग करके तैयार हो जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन फिर इसे विसर्जित किया जाता है। कुंवारी कन्याओं द्वारा भोजली को सर में रख करके गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण कराते हुए नदी या तालाब, आपके गांव के पास जो भी चीज अवेलेबल है, नदी या तालाब, वहां ले जाकर के इसे विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यंग बच्चियां हैं और ये सर पे जो बोई हुई है यही आपका भोजली होता है। और ये बांस की टोकरी में इसे उगाया जाता है। एक गाना है जो अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, कई बार व्यापम और पीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। तो आपको बहुत आसानी से अब याद रहेगा कि वो त्योहार जो है वो है आपका भोजली। विसर्जन करते समय कुछ बालियां, जो भोजली की कुछ बालियां होती है उसे बचा लिया जाता है, फिर उसे घरों में और आपके ग्राम देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है। घरों में भी बांटा जाता है, ग्राम देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। भोजली जो पर्व है उसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि इसे मनाने का कारण क्या है। तो अच्छी फसल की कामना तो मैंने बताया ही, अगर भोजली अच्छा उगेगा तो ऐसा मान्यता है कि फसल अच्छी होगी। दूसरा जो इसके रिलेटेड फैक्ट है, ये मित्रता के प्रतीक के रूप में भी ये त्योहार मनाया जाता है। भोजली पर्व को मित्रता का पर्व भी माना जाता है। इस दिन लोगों में भोजली यानी कि जो भोजली की बालियां होती है वो एक दूसरे से अदला बदली कर मितान बदने की परंपरा है। मितान का जो कल्चर है वो हमारे
छत्तीसगढ़ में सदियों से चला आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सबके भी अपने अपने मितान होंगे। तो ये जो त्योहार है ये मितान बंधने के से संबंधित एक इम्पोर्टेंट त्योहार है। इसी मितान बंधने की परंपरा को जो है भोजली या फिर कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में महाप्रसाद, गंगा जल या फिर गुइया भी कहा जाता है। तो भोजली से संबंधित इतने फैक्ट्स, ये कब मनाया जाता है, इसमें क्या क्या किया जाता है, या फिर मितान, महाप्रसाद, या फिर ये गंगा का नाम बार बार किस त्योहार में आता है, इतने सारे फैक्ट्स याद रखेंगे तो भोजली से संबंधित कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। दूसरा अगर हम देखें तो वो है आपका हल षष्ठी, जिसे हम कमर छठ भी कहते हैं। ये त्योहार कब मनाया जाता है, इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो है बलराम जी, उनके जन्मोत्सव के रूप में हल षष्ठी मनाई जाती है, कमर छठ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो वही भादो पक्ष के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन मनाया जाता है। भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन में ये त्योहार मनाया जाता है। देखिए अब भादो का महीना आ गया है, इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल रहेंगे और ये कल्चर में हमको पढ़ना ही होता है। जितने भी हिंदी मंथ होते हैं कैलेंडर अनुसार, उसके जितने भी त्योहार होते हैं उसे हमको बाय हार्ट याद करना ही है। तो आप इसी बहाने करंट अफेयर के बहाने भी इसको याद करते चलें। देखते हैं इस दिन और क्या किया जाता है। तो इस दिन घरों और मंदिरों में जो है तालाब के प्रतिरूप स्वरूप सगरी बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक तालाब जैसा ही है, इसे आप सगरी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे सगरी बोला जाता है। तालाब के प्रतिरूप स्वरूप इसे बनाया जाता है, या तो घर में बना सकते हैं या मंदिर में बना लें। महिलाएं इकट्ठा होती हैं और क्या क्या करती हैं, देखिए तो महुआ पत्ते का दोना होता है, उसमें पसहर चावल, काशी का फूल और लाई जो है भगवान शिव और सगरी की पूजा करती हैं और उन दोनों को वो चीज अर्पित करती हैं। ये जितने भी व्हाइट फ्लावर्स देख रहे हैं आप, यही आपका काशी फूल है, और जिस दोने में रखा गया है ये महुए का दोना है। लाई भी इसमें रखा जाता है और सगरी और शिव भगवान को ये चीज अर्पित कर दिया जाता है। क्यों ऐसा करती हैं, तो जो संतानवती महिलाएं होती हैं, ऐसी महिलाएं जिनकी संतान है, वही इस व्रत को करती हैं। ये सवाल एक बार पूछा था एग्जाम में कि ये व्रत किनके द्वारा किया जाता है, तो संतानवती महिलाएं, कुंवारी कन्याएं या फिर विधवा, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो आप सबको याद रखना है, ऐसी महिलाएं जिनके पुत्र हैं वही इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत रखकर क्या करती हैं, तो अपने बच्चों, खासकर बेटों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए कामना करती हैं। तो यही इस फेस्टिवल का मेन मोटो है। और आज उन चीजों का सेवन किया जाता है जिन्हें उगाने में हल का उपयोग नहीं किया जाता। हाँ देखिए, अब जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, इस उपवास के दिन जो खाएंगी, जो सेवन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें होंगी जिसे उगाने में जो है जमीन को खोदा ना गया हो, हल का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो पसहर चावल, ये एक तस्वीर मैंने लगा रखी है, लाल कलर का ये चावल है, यही आपका पसहर चावल होता है। ये अपने आप ही उगाता है, इसको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 6 प्रकार की भाजी, मिर्च और भैंस का दूध, दही या घी, ये इन चीजों का सेवन जो है किया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं हल षष्ठी से संबंधित, कमर छठ से रिलेटेड। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, भोजली और हल षष्ठी के बीच में चतुर्थी के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार मनाया जाता है, जो है बहुरा चौथ। इससे संबंधित पिछले ही आपके पीएससी में सवाल उठाया है। तो बहुरा चौथ क्या होता है ये आप जरूर अध्ययन करें, और अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख करके बताएं कौन सा त्योहार, बहुरा चौथ। अगला हमारे संस्कृति से रिलेटेड जो त्योहार है वो है आपका कृष्ण जन्माष्टमी। ये किस दिन मनाया जाएगा, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मनाया जाएगा। अब देख सकते हैं हर अल्टरनेट डे में कोई ना कोई त्योहार है भादो के महीने में। कहाँ मेला लगता है, एक इंपॉर्टेंट मेला है, तो रायगढ़ में इस दिन मेला का आयोजन किया जाता है। हम यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कृष्ण कुंज के बारे में। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी 19 अगस्त से प्रदेश में कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कहां से किया, तो रायपुर के तेलीबांधा में जो कृष्ण कुंज बनाया गया है वहां से इसका लोकार्पण किया गया। कुल राज्य के 121 नगरीय निकायों में टोटल 162 स्थानों का चयन किया गया है कृष्ण कुंज बनाने के लिए। तो कृष्ण कुंज क्या होगा, ऐसा एक बहुत बड़ा जगह होगा जहां पे पर्यावरण से संबंधित और सांस्कृतिक महत्व के पौधों को लगाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ कृष्ण कुंज का लोगो है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैसे पौधे लगाए जाएंगे, तो परंपरागत, आपके सांस्कृतिक और जीवन उपयोगी वृक्षों को बचाने के लिए संरक्षण किया जाएगा, उनका पौधारोपण किया जाएगा।
सभी नगरीय निकायों में चिन्हित स्थलों में विकसित किए जाएंगे कृष्ण कुंज। राज्य के हर जिले में वन विभाग को 1 एकड़ जमीन इसके लिए अलॉट किया गया है। और कैसे पौधे लगाए जाएंगे, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे पौधे लगाए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से कृष्ण कुंज की शुरुआत की जा रही है। कदम का जो पेड़ होता है वो कृष्ण भगवान का फेवरेट होता है, इसलिए कदम का पेड़ आपको याद रखना है। नीम का जो पेड़ होता है उसका औषधिक महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए नीम तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। बरगद जो होता है इसको ऑक्सीजन हाउस बोला जाता है। पीपल जो है इसका हिंदू रिलीजन में बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का निवास माना जाता है, या फिर इसे देवी देवता का स्वरूप भी माना जाता है। इसके अलावा जीवन उपयोगी बहुत सारे पौधे जिसमें फलदार वृक्ष होंगे, ये भी इसके कृष्ण कुंज के अंदर लगाया जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो तो याद रखना है, इसका डेट भी आपको याद रखना है 19 अगस्त। आप सबको पता ही होगा कि गोधन न्याय योजना से संबंधित उसका डेट, उसकी शुरुआत किस तिथि से की गई, ये सवाल कई बार कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, इसलिए इसका डेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो इतने सारी चीजें आपको कृष्ण कुंज से रिलेटेड याद रखनी है। 15 अगस्त को प्रदेश के 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठानों को सम्मानित किया गया। ये 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठान क्या है देख लेते हैं। स्वावलंबी गौठान क्या होता है मैंने बताया हुआ है, ऐसा गौठान जो गोबर या फिर गौमूत्र की खरीदी बिक्री अपने ही फंड से करता है, वो स्वावलंबी गौठान है। उसमें भी उत्कृष्ट गौठान क्या है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वही आपका उत्कृष्ट गौठान है। तो हम देख सकते हैं ये 2 तस्वीर लगी हुई है। सबसे पहले देखें तो दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के केसरा गौठान जो है ये एक आइडियल गौठान है, और इसको इन 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठानों में जगह दिया गया। दूसरा, अगर रायपुर के आरंग विकास खंड का गौठान की बात करें, वो है आपका चटौद। ये जो ग्राम पंचायत चटौद का जो गौठान देख रहे हैं, रायपुर के आरंग का है। ये जो केसरा वाला है ये पाटन दुर्ग का है। और तीसरा जो है आपका, ये है आपका कांकेर कोयली बेड़ा के डोंडे हरणगढ़ गौठान। तो ये 3 गौठानों का नाम आपको याद रखना है, बस इतना ही फैक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको 50,000 रुपए की राशि भी प्रदान की गई अच्छा कार्य करने के लिए। ये स्वावलंबी बन रहे हैं, साथ ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी ये डेवलप हो रहे हैं। प्रदेश में कुल स्वावलंबी गौठानों की संख्या ये तो आप बताएंगे, क्योंकि पहले के वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स डील किए हुए हैं। और सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान वाले जिले, मतलब किस जिले में सर्वाधिक स्वावलंबी गौठान है, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है पहले के करंट अफेयर में। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर करें कमेंट बॉक्स में। ये तीनों जो गौठान है उनका नाम याद रखें। केसरा गौठान, केसरा है दुर्ग में, चटौद गौठान ये है आरंग रायपुर में, और तीसरा है डोंडे हरणगढ़ गौठान ये है कोयली बेड़ा कांकेर में। तो ये 3 गौठान थे। और यहाँ तक के सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो विविध, चलते चलते देख लेते हैं कि और क्या खबरें निकल करके आई हैं। तो अभी मैंने जिक्र किया रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इन गौठानों को जो है ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र या ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट दोबारा उद्घाटन करने के मूड में है, तो इसकी दोबारा शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। आप सबसे मैं पूछता हूं, मैंने बताया हुआ है कि राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहां बनाया गया है, ये आप जरूर आंसर करें कमेंट बॉक्स में। राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। दूसरा अगर देखें तो टीबी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। टीबी मुक्त मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। और कौन सा टीका लगाया जाता है टीबी से प्रोटेक्शन के लिए, तो BCG, ये आपके बायोलॉजी का पार्ट है। जब आप बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो इसका पढ़ाई आप जरूर करके रखें, मिसलेनियस का टॉपिक था। तीसरा जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के, अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में शुरू होंगी स्काउट गाइड से संबंधित गतिविधियां। अभी तक चुनिंदा स्कूलों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी, अब लगभग सभी स्कूलों में ये एक्टिविटीज, स्काउट्स गाइड से रिलेटेड एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी। चौथा अगर देखें तो स्कूलों में 20 से 30 अगस्त तक हमर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक के हमर तिरंगा अभियान मनाया गया। आप सबने तिरंगा फहराया होगा, और अगर अब आप उसको उतारना भूल गए हैं तो निवेदन है उसको ससम्मान वापस उतार लें। और स्कूलों में जो है अब ये कब से कब तक मनाया जाएगा हमर तिरंगा अभियान, तो ये 20 से 30 अगस्त तक मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक मनाया गया, तो ये 13 से 15 अगस्त तक मनाया गया।
20 अगस्त यानी कि कल क्या था, तो राजीव गांधी जी की जयंती थी। इस दिन आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी की गई। इसके 4 किस्त कब कब जारी किए जाते हैं ये हमने पहले करंट अफेयर के वीडियो में डील किया था, तो वहां से आप देख सकते हैं। 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप में से कोई मेरे को आंसर कर सके कि 25 दिसंबर जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, 25 ऑफ दिसंबर, इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं। जैसे हम 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो 25 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इस दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट टॉपिक आज का, विविध का भी लास्ट टॉपिक है कि यात्रियों को सुविधा देने के मामले में आपका जो विवेकानंद एयरपोर्ट है रायपुर, उसको देश भर में दूसरी, पूरे देश भर में दूसरी और विश्व में 36वीं रैंकिंग दी गई है सुविधा प्रदान करने के मामले में, यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के मामले में। और भारत के नक्शे में अगर हम देखते हैं तो रायपुर जो है ईस्टर्न पार्ट, मतलब कि पूर्वी पार्ट में है छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ जो है भारत के ईस्टर्न पार्ट में है। तो पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से के हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग देखें तो वो पहला है। ओवरऑल पूरे देश का देखें तो ये रायपुर एयरपोर्ट को यात्रियों को सुविधा देने के मामले में दूसरी रैंकिंग। अब पूरे विश्व में अगर देखें तो ऐसी रैंकिंग जो है वो 36वीं रैंकिंग दी गई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है, इसने Q2 2022 के Q2 के लिए रैंकिंग जारी की है। तो अक्सर ये किसी न किसी टाइप से रैंकिंग मिलती रहती है आपके रायपुर एयरपोर्ट को, तो ये फैक्ट भी है जो आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स आज का हमारा यहीं तक था, 20 अगस्त तक का। आप सबको बता दो ज्ञान समर जो बहुत ही जल्दी आयोजित होने वाला है 28 अगस्त को, जिसके लिए आप फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, ये एक राज्य स्तरीय एग्जाम है। अगर आप इस पे टॉप करते हैं तो आपको एक टैबलेट जीतने का मौका है, सेकंड रैंक आते हैं तो एक स्मार्टफोन जीतने का मौका है। इसके अलावा भी टॉप 10 अगर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा विशेष स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। पूरे देश भर के 5 शहर जो सभी संभाग मुख्यालय हैं वहां ये आयोजित किया जाएगा 28 अगस्त को। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज्ञान समर का लिंक है, वहां जाकर के आप डायरेक्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जरूर रजिस्टर करें, इसमें पार्टिसिपेट करें और विनर बने और अपनी तैयारी को परखें। जल्दी मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में। तो आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम में हमको फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।